हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे आपका जो यूपी डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर है उसका जो पेपर नंबर 1 है उसकी क्लास के बारे में। तो पेपर नंबर 1 है आपका वर्तमान भारतीय समाज। इसमें आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 4 अभी हाल ही में चल रहा है। तो चैप्टर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, या ये कह सकते हैं कि चैप्टर 4 का हम पहली क्लास कर लिए हैं। आज ही हमारी दूसरी क्लास होगी चैप्टर 4 का। तो इसके पहले की जो क्लास है उसमें थोड़ा सा लास्ट में कुछ आवाज का इशू आ गया था, तो वो क्लास बीच में ही इसको बंद कर दिया गया। तो अब जहां से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो है ये पढ़ा कि जो है शिक्षा की पृष्ठभूमि कैसी है, मतलब शुरुआत से लेके अभी तक शिक्षा प्राचीन काल में कैसी थी, मध्यकालीन में कैसी थी, आधुनिक काल में कैसी थी। तो अभी हम प्राचीन काल की शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ था गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। आज हम पढ़ेंगे जो है बौद्ध कालीन शिक्षा। इसके बारे में हम आज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, बौद्ध कालीन शिक्षा। वैदिक काल के बाद बौद्ध काल का उद्भव हुआ। जैसा कि आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं कि वैदिक काल के बाद बौद्ध काल का उद्भव हुआ, यानी उद्गम हुआ या स्टार्ट हुआ। बौद्ध काल बौद्ध काल के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध थे। सभी को पता है कि बौद्ध काल के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से बौद्ध धर्म का प्रारंभ माना जाता है। बौद्ध कालीन शिक्षा 6 या 8 वर्ष से माना जाता है। जो आपका बौद्ध कालीन शिक्षा है वो 6 से या 8 वर्ष से स्टार्ट होता है। मतलब कि जो बच्चे 6 साल के हो गए हैं या 8 वर्ष के हो गए हैं वो जो है मठ में जाके अपना प्रवेश करा सकते हैं। ठीक है। शिक्षा का मूल केंद्र मठ हुआ करता था। जैसे आज के टाइम में बच्चों का एडमिशन स्कूल में होता है, वैसे ही प्राचीन काल में जो आपका बौद्ध कालीन शिक्षा था वहां का जो शिक्षा का मूल केंद्र था वो था मठ। उनमें प्रवेश करने से पहले बच्चों का प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। मतलब मठ में प्रवेश करने से पहले बच्चों का प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। बच्चों का क्या किया जाता था? प्रवज्जा संस्कार। अब देखिए प्रवज्जा संस्कार क्या होता है। प्रवज्जा संस्कार में क्या होता था कि बच्चों के बाल मुड़वा देते थे, मतलब जो सिर के बाल होते थे उसको मुड़वा देते थे और पीले वस्त्र धारण करके शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। जैसे आज के टाइम में बच्चे क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। ऐसे ही बौद्ध कालीन शिक्षा में जो है बच्चे 6 या 8 वर्ष के जब हो जाते थे तब वो मठ में जाके प्रवेश करते थे और प्रवेश करने से पहले उनका प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। अब प्रवज्जा संस्कार क्या होता है? प्रवज्जा संस्कार में बच्चों के सिर के बाल मुड़वा देते हैं और पीले वस्त्र वो धारण करते हैं। तो ये बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रोसेस था। उसके बाद जो है गुरु से प्रार्थना करते थे। बच्चे क्या करते थे? गुरु से प्रार्थना करते थे। प्रार्थना स्वीकार हो जाने के बाद शरण त्रयी का अनुसरण करते थे। मतलब वो जाते थे, प्रवेश करते थे, फिर अपने गुरु से प्रार्थना करते थे। जब उनका प्रार्थना स्वीकार हो जाता था तो वो शरण त्रयी का अनुसरण करते थे। मतलब शरण मीन्स क्या होता है? जाना, और त्रयी मीन्स होता है 3। तो ये 3 जो शरण त्रयी है वो यही तीनों है। क्या है? बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि। मतलब बुद्ध के शरण में, फिर धम्म के शरण में, फिर संघ के शरण में। तो ये 3 शरण त्रयी का वो अनुसरण करते थे। आगे देखते हैं। प्रवज्जा संस्कार के बाद बच्चे श्रवण सामनेर या सिद्ध विहारक कहे जाते थे। मतलब जब बच्चों का प्रवज्जा संस्कार हो जाता था तो बच्चे क्या कहलाते थे? श्रवण सामनेर या सिद्ध विहारक कहे जाते थे। बच्चों को 6 माह तक सिद्ध रस्तु बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी। देखिए जब वो मतलब वहां पे जब प्रवेश कर लिए मठ में तो क्या होता था कि उनको 6 माह तक सिद्ध रस्तु बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी, जिसमें क्या होता था? वर्णमाला के 49 अक्षर थे। इसको समाप्त करने के बाद बच्चे 5 विद्याओं का ज्ञान,
प्राप्त करते थे। बौद्ध शिक्षा का क्या है प्रोसेस, वो 6 से 8 वर्ष के हो जाते थे, फिर वो मठ में जाके प्रवेश करते थे, और प्रवेश करने के पहले उनका प्रवज्जा संस्कार होता था। प्रवज्जा संस्कार में बाल के सिर मुड़वा देते थे और पीले वस्त्र धारण करते थे। फिर वो जाके गुरु से प्रार्थना करते थे, और जब गुरु उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते थे तो वो शरण त्रयी जो है क्या करते थे, शरण त्रयी का अनुसरण करते थे। तो वो शरण त्रयी क्या है, बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि। उसके बाद प्रवज्जा संस्कार के बाद बच्चे सवर्ण सामनेर सिद्ध विहार कहे जाते थे। बच्चों को 6 माह तक सिद्धरस्तु बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी, जिसमें क्या था, वर्णमाला के 49 अक्षर रहते थे सिद्धरस्तु बाल पोथी में। ठीक, आगे देखिएगा। इसको समाप्त करने के बाद बच्चे 5 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। जब इनका ये सिद्धरस्तु बाल पोथी खत्म हो जाता था, तो उसके बाद वो 5 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। देखते हैं वो 5 विद्या कौन कौन सी है। फर्स्ट है शब्द विद्या, सेकंड है शिल्प स्थान विद्या, थर्ड है आपका चिकित्सा विद्या, फोर्थ है आपका हेतु विद्या, और फिफ्थ है आपका अध्यात्म विद्या। ठीक, तो इन 5 विद्याओं का वो ज्ञान प्राप्त करते थे। आगे देखिए, प्राथमिक शिक्षा 12 वर्ष तक चलती थी। मतलब जो प्राइमरी स्टेज की जो शिक्षा थी उनकी, वो 12 वर्ष तक चलती थी। जैसे हमारे यहाँ फिफ्थ तक जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, 6 से लगभग 14 वर्ष तक वो कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब तो जो आपका प्राचीन काल में जो प्राथमिक शिक्षा थी वो 12 वर्ष तक चलती थी। और 12 से 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। देखिए, उपसंपदा संस्कार से आप समझ सकते हैं कि तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करना। ठीक है। प्रवज्जा संस्कार कब होता था, जब वो प्राथमिक शिक्षा में एडमिशन लेते थे, यानी 6 या 8 वर्ष के जब हो गए, जब उनको मठ में जाना था, तो प्रवज्जा संस्कार हुआ। उसके बाद 12 से 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। नव भिक्षु 10 नियमों के पालन का संकल्प कर लेते थे। जो नव भिक्षु यानी जो ये बच्चे 12 से 20 वर्ष की आयु में हैं, जिनका उपसंपदा संस्कार हो गया है, उन्हीं को नव भिक्षु कहते हैं। उपसंपदा संस्कार को फिर से समझिएगा। इसमें क्या होता है कि बच्चे तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब घरों को त्याग देते हैं, भिक्षा लेके अपना जो है जीवन व्यतीत करते हैं, और मठ या संघ में वो रहते हैं। ठीक है। तो जो आपके नव भिक्षु है वो 10 नियमों का पालन करते थे। देख लेते हैं वो 10 नियम कौन कौन से हैं। जीवों की हत्या ना करना, पहला पॉइंट है आपका जीवों की हत्या ना करना। सेकंड है आपका चोरी ना करना। थर्ड है शुद्ध रहना। चौथा है असत्य ना बोलना, यानी झूठ ना बोलना। 5 है मादक पदार्थों का प्रयोग न करना, यानी शराब नशा किसी प्रकार का भी प्रयोग न करना। समय पर भोजन करना। 7वां नृत्य संगीत तमाशा से दूर रहना। 8वां है श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना। 9वां भूमि शयन करना, यानी जमीन पे सोना। और 10वां है आपका स्वर्ण चांदी दान में लेना। मतलब कि जितने भी निगेटिव या गलत चीजें हैं, उनको क्या है, यही 10 नियम नव भिक्षु को पालन करने होते हैं। और वर्तमान शिक्षा में क्या है, बच्चों को सब कुछ अपोजिट वो कर रहे हैं। ठीक, तो ये 10 नियम है जो आपके नव भिक्षु को पालन करने होते थे। यानी उपसंपदा संस्कार के बाद जो नव भिक्षु थे वो 10 नियमों का पालन करने का संकल्प लेते थे। इसके बाद देखिए 12 मास का एक शिक्षण सत्र होता था, यानी 12 महीने का एक सेशन होता था। शिक्षण कार्य मठों में होता था। जो शिक्षण कार्य है वो आपका कहाँ होता था, मठ में होता था। अब हम ये देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहला है आपका बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं। फर्स्ट है आपका संघ। संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघ में प्रविष्ट होने पर मनुष्य श्रमण बन जाता था। मतलब कि जो आपका ये संघ है वो बौद्ध शिक्षा का क्या था, प्रमुख केंद्र था। जैसे कि आज के टाइम में बच्चों को शिक्षा देना है तो स्कूल मुख्य केंद्र है, उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि संघ जो है वो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और संघ में अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति प्रवेश कर लिया या प्रविष्ट हो गया, तो वो मनुष्य क्या कहलाता था, श्रमण बन जाता था। श्रमण बनने पर ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। मतलब जब वो श्रमण बन जाता है तभी उसको शिक्षा प्रदान की जाती थी। संघ में प्रविष्ट होने को प्रवज्जा कहते हैं। यानी जब आप संघ में प्रवेश कर लिए या वहां पे चले गए तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रवज्जा कहा जाता है। इसका अर्थ होता है बाहर जाना। यानी प्रवज्जा का अर्थ क्या है, बाहर जाना। अर्थात भिक्षु परिवार से अलग होकर
बाहर आकर बौद्ध संघ में मिलना होता है। यानी जो मनुष्य है वो अपने परिवार से अलग होके बौद्ध संघ में जब मिल जाते हैं, इसी को प्रव्रजा संस्कार कहा जाता है या प्रव्रजा कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। यह 8 से 12 वर्ष की आयु के बीच होता है। यह कब शुरू होता है? 8 से 12 वर्ष की आयु के बीच होता है। फिर 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता है। फिर 20 वर्ष की आयु के बाद क्या होता है? उपसंपदा संस्कार। इसके बाद ही भिक्षु पूरी तरह से संघ के सदस्य बन जाते हैं। यानी जब 8 वर्ष के थे बच्चे, 8 से 12 वर्ष के, तब उनका प्रबंचा संस्कार हुआ। उसके बाद 20 वर्ष की आयु में क्या हुआ? उपसंपदा संस्कार। और उपसंपदा संस्कार होने के बाद बच्चे जो है पूरी तरीके से भिक्षु, सॉरी, बच्चे या भिक्षु कह सकते हैं, तो भिक्षु जो है वो पूरी तरीके से संघ के सदस्य बनते हैं। ये था आपका संघ। अब आगे का जो है वो है मठों की व्यवस्था। आज के टाइम में स्कूल है, और उस टाइम में प्राचीन काल में जो बौद्ध कालीन शिक्षा है वहां पे मठों की व्यवस्था थी। बौद्ध विहार और मठों का निर्माण करते थे, जहां गुरु और शिष्य साथ साथ रहते थे। इनमें हजारों बच्चों के रहने की व्यवस्था होती थी। जो आपका मठ है वहां पे गुरु और शिष्य सब साथ साथ रहते हैं, वहां पे बच्चों को रहने की व्यवस्था की जाती थी और बड़ी संख्या में बच्चे वहां रहते थे। थर्ड है आपका अध्ययन पद्धति। देखते हैं अध्ययन पद्धति कैसी थी बौद्धकालीन शिक्षा की। इस समय मौखिक शिक्षण कार्य होता था। यानी मौखिक शिक्षण कार्य होता था। बच्चे सुनकर, रटकर, एक दूसरे को सुनाकर विषय को कंठस्थ किया करते थे। एकांत, मौन, चिंतन तथा मनन द्वारा उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया जाता था। यानी यहाँ पे देखिए बुक की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब लिखने की कोई व्यवस्था नहीं। जो भी कार्य होते थे वो मौखिक शिक्षण कार्य थे, यानी सिर्फ बोल के, सुन के या रट कर या एक दूसरे को सुना के। ठीक इस तरह का वह अध्ययन पद्धति था। एकांत, मौन, चिंतन तथा मनन द्वारा क्या करते थे? वो उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करते थे। अब देखिए बौद्ध कालीन में स्त्री शिक्षा का क्या था, वहां पे क्या कंडीशन थी? फोर्थ है आपका स्त्री शिक्षा। प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं थी। मतलब शुरुआत में जो है बौद्ध कालीन शिक्षा या बौद्ध काल के टाइम में स्त्रियों को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में स्त्रियां संघ में प्रविष्ट होने लगी। मतलब बाद में स्त्रियां भी क्या हुई? संघ में सम्मिलित होने लगी। अब ये देखिए कि अध्ययन के विषय क्या क्या थे। पांचवा पॉइंट है आपका अध्ययन के विषय। ठीक, तो शिक्षा में बौद्ध शिक्षा की प्रधानता थी। ठीक, शिक्षा में क्या था? बौद्ध शिक्षा की प्रधानता थी, यानी बौद्ध शिक्षा ही मुख्य था। और संस्कृत साहित्य, न्याय शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, धर्म शास्त्र आदि की विद्या दी जाती थी। मतलब ये सारे विषय से संबंधित वहां पे विद्या या शिक्षा दी जाती थी। अब देखिए शिक्षा का माध्यम क्या था। शिक्षा का माध्यम बौद्ध कालीन शिक्षा पाली लोक भाषा के माध्यम से दी जाती थी। यानी बौद्ध कालीन में जो शिक्षा का माध्यम था वो पाली था। पाली भाषा पता है किससे संबंधित है? बौद्ध कालीन शिक्षा से। तो जो आपका बौद्ध कालीन शिक्षा है वो पाली भाषा में दी जाती थी। अब देखिए बौद्ध कालीन की वर्तमान शिक्षा प्रणाली। जो आपका बौद्ध कालीन शिक्षा है प्राचीन टाइम में कैसा था वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये देखते हैं कि आज के टाइम में यानी वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है? वो भी किसकी? बौद्ध कालीन की। तो या तो यह कह सकते हैं कि बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रेजेंट टाइम में क्या प्रणाली है या कैसे अब जो है बौद्ध कालीन शिक्षा दी जा रही है आज के टाइम में। तो फर्स्ट है आपका आज के समय में सामान्य स्कूलों में शिक्षा दी जाती है। प्राचीन टाइम में मठ में दिया जाता था, लेकिन आज के समय में सामान्य स्कूलों में शिक्षा दी जाती है। सेकंड है अब स्त्रियों को उच्च शिक्षा दी जाती है। मतलब पहले लड़कियों को मठ में प्रवेश नहीं किया जा देने दिया जाता था या संघ में नहीं सम्मिलित थी, लेकिन बाद में वो सम्मिलित हो गई। लेकिन आज के टाइम में स्त्रियों को उच्च शिक्षा दी जाती है। थर्ड है आपका प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा बौद्ध शिक्षा प्रणाली की देन है। जो प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा है वो बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ही देन है।
फोर्थ है आपका, अब शिक्षा सभी धर्मों और वर्गों और जातियों के बच्चों को दी जाती है। आज के टाइम में है जो बौद्धकालीन शिक्षा है वो सभी धर्मों को, सभी वर्गों को और सभी जातियों के बच्चों को दी जाती है। फिफ्थ है आपका, आधुनिक समय में शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश संबंधी न्यूनतम आयु, नियमों तथा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। आज के टाइम में जो शिक्षा संस्थान है वहां पे प्रवेश से संबंधित जो आयु है या जो नियम है और परीक्षा का आयोजन किया जाता है। छठा पॉइंट देखिएगा, अब सार्वजनिक रूप से प्राथमिक शिक्षा का आयोजन किया जाता है। मतलब अब सभी के लिए यह सार्वजनिक रूप से जो आपका प्राथमिक शिक्षा है उसका भी आयोजन किया जाता है। ये क्या पढ़ा आप लोगों ने कि बौद्धकालीन शिक्षा का जो आधुनिक यानी आज के टाइम में जो प्रोसेस है वो कैसा है वो आप लोगों ने पढ़ा। अब हम ये देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। फर्स्ट है आपका नालंदा विश्वविद्यालय, इससे तो सभी परिचित होंगे। तो आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो आपका बिहार में है। ठीक है। सेकंड है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये है आपका पाकिस्तान में। थर्ड है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये है आपका भागलपुर, बिहार। सभी को पता होगा कि बौद्धकालीन या महात्मा बुद्ध बिहार से ही गया से संबंधित है। तो ये स्टोरी तो सभी को पता है क्योंकि ये सब आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा है और यहाँ पे भी आप थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे तो समझ में ही आ जाएगा। और फोर्थ है आपका वल्लभी विश्वविद्यालय, ये आपका गुजरात में है। और पांचवा है आपका मिथिला विश्वविद्यालय, ये आपका बिहार में है। तो ये पांच जो है वो है आपके बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र। तो आपका यहाँ पे जो है वो प्राचीन काल का जो शिक्षा प्रणाली थी वो खत्म हो गया है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा वैदिक काल में कैसी शिक्षा की प्रणाली थी, बौद्ध काल में कैसा था। और अब हम अगली क्लास में या कल की क्लास में हम मध्यकालीन जो है या मुगल कालीन शिक्षा यानी मध्यकालीन इतिहास में या यह कह सकते हैं कि मध्यकाल के टाइम में शिक्षा की प्रणाली कैसी थी। उसके बाद फिर मध्यकालीन समाप्त होने के बाद हम आधुनिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपका चैप्टर है वो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में भी है। तो दोनों जगह सेम चीजें हैं। अगर आप एक जगह बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको दोनों चीजें, दोनों सब्जेक्ट में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को अब यही एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस अच्छे से करिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहिए, एग्जाम आपका दिसंबर में होना फिक्स है। तो चलिए फिर मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।